हमारी अगली जनजाति है गौड़ जनजाति। भील जनजाति के बारे में हमने सारी चीजें देखी। अगला पॉइंट डालेंगे गौड़ जनजाति, और वही जो अलग अलग हमने पॉइंट्स देखे थे उनके हिसाब से हम देखेंगे। और पहला जो पॉइंट था वो था हमारा भौगोलिक वितरण। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में रहती है, किन किन जिलों में इसका निवास है। तो जो गौड़ जनजाति है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने भील में भी बताया था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, आप गौड़ में भी बता रहे हो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ये बात सत्य है। लेकिन अगर हम एक समूह के रूप में देखें तो गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। आपका जब भी क्वेश्चन आए आप समूह के बारे में जरूर देख लेना, क्योंकि आपको वहां पर भील भी ऑप्शन में मिलेगा और गौड़ भी मिलेगा। तो अगर समूह के रूप में आता है तो आपका आंसर हो जाएगा गौड़ जनजाति। अगर ओवरऑल पूछा जाता है तो आपका आंसर वहां पर हो जाएगा भील जनजाति। चलिए, अब ये जनजाति रहती कहां पर है देख लेंगे। तो यह जो जनजाति है मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में रहती है, थोड़ी बहुत मात्रा में, लेकिन स्पेशल तौर पर यह मध्य प्रदेश के दक्षिणी रीजन में रहती है। जो सतपुड़ा वाला भाग है वहां पर ये रहती है। और अगर हम जिले देखें तो वही दक्षिणी जिले जो हैं, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, सागर, दमोह आदि जिलों में स्पेशल तौर पर रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत मात्रा में ये सभी जिलों में पाई जाती है। तो ये हो गया गौड़ जनजाति का भौगोलिक वितरण। उसके बाद हम देख लेंगे इनकी उत्पत्ति। आप सबसे एक बात कहना चाहूंगी, जब भी जनजाति का कोई टॉपिक होता है या फिर कोई भी जनजाति हम पढ़ाते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर इस चीज को आप मत लिया करें, क्योंकि भील जनजाति जब हमने पढ़ाई, अभी पिछले लेक्चर में भील जनजाति हुई थी, तो काफी सारे कमेंट्स आए कि मैम ऐसा नहीं होता, आपको पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए, फिर आपको बताना चाहिए, हमें पढ़ाना चाहिए। तो देखिए, जो हमें बुक्स में मिलेगा, नेट में मिलेगा डेटा, जो चीजें आपके क्वेश्चन आते हैं आपके जो एग्जाम में, जो चीजें आंसर मानी जाती हैं वही चीजें हम पढ़ेंगे। अब इतना ज्यादा व्यक्तिगत ले लेंगे तो फिर आप कैसे पढ़ पाएंगे। जो चीजें हमें नेट से मिलती है, जो चीजें हमें किताबों से मिलती है, हम भी किताबों से ही पढ़ते हैं, हम भी नेट से ही सर्च करते हैं, तो हमें वहां से जो चीजें मिलेंगी हम वही पढ़ाएंगे। यहाँ पर प्लीज आप पर्सनल मत लिया करो। तो ये रही गौड़ जनजाति का भौगोलिक वितरण। उत्पत्ति देखेंगे तो जो गोंड है, जो गोंड शब्द है, गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई है तेलुगु भाषा के एक शब्द से। गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई है तेलुगु भाषा के एक शब्द से, और वह जो शब्द है वो है कोंड। क्या है? कोंड। यहां पर कोंड का अर्थ है पर्वत या फिर पहाड़। पर्वत या फिर पहाड़। तो जो गोंड है, गोंड शब्द की उत्पत्ति एक तेलुगु भाषा के शब्द गोंड से हुई है। इसका अर्थ होता है पर्वत या पहाड़। पर्वत या पहाड़ों पर रहने वाली या निवास करने वाली जनजाति को कह सकते हैं गोंड। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि मैम हम तो पर्वत पहाड़ में नहीं रह सकते, जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। तो देखिए, हमने जो सर्च किया, जो चीजें हमने पाई, वही चीजें हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो इसे आप पर्सनली मत लेना। तो ये हो गई उत्पत्ति की बात। अब इनकी शारीरिक संरचना देखते हैं। शारीरिक संरचना, तो जो गौड़ जनजाति के लोग हैं ये द्रविड़ियन मूल के लोग होते हैं। ये होते हैं द्रविड़ियन मूल के लोग। आप जब इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो वहां पे आप अलग अलग जाति पढ़ोगे, जैसे प्रोटोस्टुराइड पढ़ोगे, द्रविडियन पढ़ोगे। तो ये जो गौड़ जनजाति है ये द्रविडियन मूल की स्पेशली जनजाति है। अगर इनके हम शारीरिक संरचना की बात करें तो यह जो जनजाति होती है ये थोड़ा अपेक्षाकृत छोटे कद के लोग होते हैं।
इनका जो रंग होता है वो सामान्य गहरा होता है, सांवला कह सकते हैं। सामान्य गहरा या सांवला कह सकते हैं। और ये इनका माथा थोड़ा चौड़ा होता है, चौड़ा होता है। बाल इनके सीधे होते हैं, होंठ इनके थोड़ा मोटे होते हैं। तो ये हो गई कुछ इनकी शारीरिक संरचना की बात। उसके बाद हम देखेंगे वेशभूषा या पहनावा, पहनते क्या है ये। तो देखिए अब क्या है कि बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो कि सही भी है, वो विकास के अब पथ पर आ चुकी हैं। पहले जो जनजातियां थी वो कई कई दिनों तक उन्हें मतलब ऐसी जगह रहते थे वो लोग कि अभी भी कुछ कुछ जनजातियां हैं हालांकि भारत की, तो कई कई दिनों तक उन्हें सूर्य की किरणें भी नहीं दिखती थी। लेकिन अब क्या है, चाहे हम सरकार की यहाँ पर सराहना करें तो सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के कारण अब जो जनजातियां हैं वो सामान्य लोगों की तरह जीवन जीने के लिए आगे आ रही हैं और आना भी चाहिए। पढ़ लिख रही है, साक्षर हो रही है, विभिन्न पोस्ट पर जा रही हैं। आप देख रहे हैं आईएएस बन रहे हैं, आप देख रहे हैं आईपीएस बन रहे हैं, मिलिट्री में जा रहे हैं, पुलिस में इनके लिए स्पेशल अलग से इनके लिए कोटा निर्धारित किया गया है, हर फील्ड में किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है और ये हम जो सामान्य लोग हैं उनके जैसा भी इनका जीवन स्तर भी होने लगा है। तो जो वेशभूषा है अब तो सामान्य लोगों की तरह ही ये पहनते हैं, बट अभी भी जो पिछड़े इलाके हैं जहां पर अभी सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाई है वहां के लोग अभी वस्त्रों का प्रयोग थोड़ा कम करते हैं। और जो पुरुष होते हैं वो लंगोटी जैसा एक वस्त्र पहनते हैं। लंगोट जैसा एक वस्त्र पहनते हैं। जो महिलाएं हैं वो साड़ी पहनती हैं और साड़ी के साथ साथ आभूषण प्रिय होती है। आभूषण भी इनको बहुत प्रिय होते हैं, है ना। और श्रृंगार के लिए ये किन किन चीजों का उपयोग करती हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो श्रृंगार के लिए ये लोग करते हैं मोरपंख का उपयोग, मोरपंख का उपयोग और जानवर के सींगों का प्रयोग। जानवरों के सींगों का प्रयोग करते हैं ये। क्लियर हो गया, ये हो गई वेशभूषा किसकी, गौड़ जनजाति की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना कैसी है, मतलब इनका परिवार कैसा होता है। सामाजिक संरचना तो जो इनका परिवार होता है वो भील जनजातियों की तरह ही पितृसत्तात्मक होता है। परिवार इनका भील जनजातियों की तरह ही पितृसत्तात्मक होता है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो गौड़ जनजाति के लोग हैं ये अपने रीति रिवाजों को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं। मतलब रीति रिवाजों का ये बहुत तेजी से पालन करते हैं। रीति रिवाजों से हटकर ये कुछ भी नहीं करते हैं, सबसे बड़ी विशेषता है इनकी। और ये जो लोग होते हैं गौड़ जनजाति को, जो गौड़ जनजाति का जो वर्ग है कह सकते हैं, ये सामान्यतः दो भागों में विभाजित होता है। सामान्यतः दो भागों में विभाजित होता है। एक होता है राजगौड़ और एक होते हैं धुरगौड़। एक होते हैं राजगौड़ और एक होते हैं धुरगौड़। तो जो राजगौड़ है ये राजपूतों के प्रभाव में आने के कारण शासक वर्ग से संबंधित होते हैं। ये राजपूतों के प्रभाव के कारण शासक वर्ग से संबंधित है। ये शासक वर्ग से संबंधित है।
और वहीं पर जो धुरगुण है ये सैनिक वर्ग है। तो ये दो भाग हो जाते हैं, या कह सकते हैं ये दो वर्ग है गुण में ही, तो भागों में ये दोनों विभाजित है। चलिए विवाह देखते हैं अब। विवाह है ना, तो इनमें भी जो गौड़ जनजाति के लोग हैं ये भी समगोत्री विवाह नहीं करते, ये भी समगोत्री विवाह के विरोधी होते हैं। एक ही गोत्र में, समान गोत्र में ये विवाह नहीं करते हैं, समगोत्री विवाह ये नहीं करते हैं। और सामान्यतः गौड़ जनजाति के जो व्यक्ति होते हैं वो एकल विवाह करते हैं, एकल विवाह की प्रथा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुविवाह नहीं होते, कई कुछ लोग बहुविवाह भी करते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये एकल विवाह करते हैं। जो गौड़ जनजाति के लोग हैं उनमें, या गौड़ जनजाति हैं, इनमें विवाह की कई सारी पद्धतियां होती हैं। जैसे एक होती है दूध लौटावा, एक होती है दूध लौटावा, एक होती है चढ़ विवाह। दूध लौटावा क्या है, नाम से पता चल रहा है, इसमें मामा के बेटे या मामा की बेटी से विवाह कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस पद्धति को कहते हैं दूध लौटावा। पूछा जाता है कि दूध लौटावा विवाह की जो पद्धति है ये प्रमुख रूप से किस जनजाति के अंतर्गत है, प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गौड़ जनजाति। चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, दूध लौटावा, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, एक है पढ़ोनी विवाह। पढ़ोनी विवाह, कुछ और भी है पद्धतियां, लेकिन प्रमुख रूप से इतने ही है, प्रमुख रूप से। और तो समझ गए होंगे आप, दूध लौटावा मामा या मामा के बेटे या फिर बेटी से विवाह कर लिया जाता है, और इस तरह से दूध लौटावा कहते हैं कि इनके यहाँ बहुत शुभ माना जाता है, ऐसा क्या कहा जाता है। तो आपने क्या क्या देखा विवाह के अंतर्गत, संगोत्री विवाह पूर्णतः वर्जित होता है, एकल विवाह अधिकतर यहाँ पर होते हैं, दूध लौट विवाह की कुछ पद्धतियां प्रचलित है, दूध लौटावा, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, पढ़ोनी विवाह आदि। और जो गौड़ जनजाति के लोग होते हैं ये लोग सहमति से विवाह करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, सहमति से विवाह करना। और गौड़ जनजाति की एक और विशेषता है कि यहाँ पर वधु मूल्य चुकाना पड़ता है, वधु मूल्य की यहाँ पर प्रथा है। हालांकि अब इतनी ज्यादा नहीं है, कई लोगों ने इसका विरोध किया, ये चीज भील जनजाति में भी थी तो कुछ लोगों ने विरोध किया, तो अब ये सारी चीजें कम हो रही है। क्योंकि वधु मूल्य जो देने की जो प्रथा थी वो ऐसा लगता था जैसे हम लड़कियों को बेच रहे हैं, है ना, लड़कियों को ससुराल भेजने के स्थान पर हम क्या करें, सॉरी स्थान पर नहीं, उनके बदले में हम पैसे ले ले, तो फिर ये लड़कियों को बेचने जैसा हो जाता था। इस वजह से बहुत ज्यादा विरोध होने लगा, और ये अब थोड़ा थोड़ा ये कम हो रहा है, बहुतायत में, थोड़ा नहीं कह सकते हैं, बहुतायत मात्रा में कम होने लगा है। तो विवाह क्लियर किया हमने। अब हम देखेंगे इनका भोजन, खाते क्या है ये भोजन। तो जो गौड़ जनजाति है, गौड़ जनजाति ही नहीं लगभग सभी जनजातियों का मुख्य खाद्य पदार्थ होता है पेज। पेज, अब पेज क्या है, पेज मोटे अनाजों को पीस करके घोल तैयार किया जाता है। मोटे अनाजों को, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, तो ऐसे अनाजों को पीस करके घोल तैयार किया जाता है। अगर मैं गलत हूं तो जिसे भी पता होगा वो मुझे क्लियर कर देंगे, बट जहां तक मैं जानती हूँ पेज उसी को कहते हैं। तो मोटे अनाजों को पीस करके घोल तैयार किया जाता है, इनका एक प्रमुख भोजन है और काफी प्रिय भोजन है। और पेज के अलावा ये कंदमूल बहुत पसंद करते हैं और मोटे अनाजों का भी ये सेवन करते हैं। और ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, ये वेज नॉन वेज दोनों ही खाते हैं। मैंने बताया ना कि अब सामान्य जीवन जीने लगे हैं, बहुत सारे जनजातियां अब सामान्य जीवन जीने लगी हैं, तो जो सामान्य व्यक्तियों का जो जीवन स्तर रहता है वही अब धीरे धीरे इनका भी होने लगा है। काफी अच्छी चीज है ये।
है ना। तो ये हो गया भोजन। अब हम इनके कुछ पर्व और त्योहार देख लेते हैं, पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बताती हूँ। पर्व और त्योहार। गोंड जनजाति के प्रमुख त्योहार है घोटुल, जवारा, मड़ई मेघनाथ। घोटुल, जवारा और मड़ई मेघनाथ। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? मड़ई मेघनाथ नामक त्योहार किस जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है? आपका आंसर क्या होगा? गोंड जनजाति का। घोटुल, जवारा और मड़ई मेघनाथ। अब हम देखते हैं इनका आर्थिक जीवन, इनका कार्य क्या है, ये जीवन यापन अपना कैसे करते हैं। आर्थिक जीवन, तो इनका जो प्रमुख व्यवसाय है, वो है कृषि। कृषि या कह सकते हैं कृषि मजदूरी, है ना। तो इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि, मतलब कृषि करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। और ये वेबर कृषि, स्थानांतरित कृषि कह सकते हैं, वेबर। झूम कृषि भी करते हैं ये। वनोपज का मतलब है वनों से मिलने वाली जो भी चीजें हैं, चाहे वो फल हो चाहे लकड़ियां हो, तो वनोपज इनके जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन है। जीविकोपार्जन का प्रमुख एक साधन है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया इनका आर्थिक जीवन। अब हम देखते हैं इनका धार्मिक जीवन, किन किन देवताओं की ये पूजा करते हैं। धार्मिक जीवन, है ना। तो टोटमवाद का इनके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहता है, और टोटमवाद पूछा भी जा चुका है शायद, और पूछा भी जा सकता है। तो टोटमवाद के लिए ये बहुत ज्यादा मशहूर है। जादू टोना टोटके, तो टोटमवाद का इनके जीवन में प्रमुख स्थान है। और इनके एक देवता है जिनकी ये पूजा करते हैं, उनका नाम है बूढ़ादेव, है ना। तो पूछा जाता है कि बूढ़ादेव किस जनजाति के एक प्रमुख देवता माने जाते हैं? तो ये गोंड जनजाति के प्रमुख है। और भी जनजातियों में आपको सुनने मिलेगा, बट गोंड जनजाति प्रमुख है, तो इसलिए गोंड जनजाति आपका आंसर हो जाना चाहिए वहां पर। ये जादू टोना भी करते हैं, जादू टोना में भी काफी माहिर होते हैं। ये जादू टोना भी करते हैं, और इस जनजाति के अंतर्गत ये सारी क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं? जादू टोना आदि इत्यादि करने की जो क्रियाएं हैं वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति करता है, और उस व्यक्ति को कहा जाता है ओझा। तो ओझा का क्या कार्य है? तंत्र मंत्र जादू टोना मतलब तांत्रिक क्रियाएं करने वाला एक व्यक्ति। गोंड जनजाति के अंतर्गत जो भी व्यक्ति तांत्रिक क्रियाएं करता है उससे नाम दिया जाता है ओझा। अब हम लोग देख लेते हैं इनका नृत्य, इनका डांस। सांस्कृतिक रूप से ये काफी अग्रणी हैं, जनजातियां काफी अग्रणी होती हैं। तो इनका नृत्य भी याद रखना है आपको। कौन कौन से डांस करते हैं, कौन कौन से नृत्य करते हैं ये? कर्मा, सैला, सुआ। हालांकि आपको ये कई जनजातियों में देखने को मिलेगा, है ना, तो रट लीजिएगा। दीवानी, बिरहा इंपॉर्टेंट है। कर्मा, सैला, सुआ, बिरहा काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनके नृत्य कौन कौन से हैं जनजातियों के, स्पेशली गोंड जनजाति के कौन कौन से हैं? आपने देखा कर्मा, सुआ, सैला, दीवानी। ओके, तो ये हो गए नृत्य। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी कुछ उपजातियां हैं। अब काफी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होने वाली है। इनकी कुछ उपजातियां भी है, देखेंगे आप। कौन कौन सी है? एक तो आपने देखी ओझा, एक है ओझा, दूसरी है कोयला भूतीस,
कोयला भूतिस। तीसरी है अगरिया, अगरिया आगे आप पढ़ोगे भी। अगरिया, अगरिया पूछा जाता है, अगरिया एक जनजाति है, किसकी उपजाति है ये? तो गोंडों की उपजाति है ये। अगरिया के बाद एक है प्रधान, अगरिया के बाद है प्रधान, और एक है सोलाहस। अब अलग अलग से देख लेते हैं इनका कार्य क्या है, इन सारी उपजातियों के कार्य क्या है। तो ओझा का तो आपने देखा था, ओझा का कार्य क्या था? तांत्रिक क्रियाएं करना। तो तांत्रिक क्रिया करने वाले जो गुण होते हैं वो कहलाते हैं ओझा। उसके बाद कोयला भूतिस, कोयला भूतिस होते हैं नाचने गाने वाले गुण। तो नृत्य और गायन करने वाले गुण कहलाते हैं कोयला भूतिस। नाचने वाले गाने वाले गुण कहलाते हैं कोयला भूतिस। अगरिया कौन होते हैं? अगरिया होते हैं लोहे का कार्य करने वाले। जब आप अगरिया जनजाति के बारे में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे लोहे का कार्य करने वाले। अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा, ब्लू कलर नहीं दिख रहा होगा, तो आप बता देना, है ना। और मैं बोल रही हूँ उसे जरूर सुन लेना अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। तो लोहे का कार्य करने वाले कहलाते हैं अगरिया। और अगरिया किसकी एक उपजाति है? ये है गोंडों की उपजाति। चलो आगे है प्रधान। प्रधान होते हैं पूजा पाठ करने वाले। पूजा पाठ करने वाले गौण कहलाते हैं प्रधान। बचता है सोलाहस। तो सोलाहस का कार्य होता है बढ़ईगिरी करना। तो बढ़ईगिरी करने वाले गौण कहलाते हैं सोलाहस। अब ये तो हो गई उपजातियां। अब कुछ विशेषताएं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है गौड़ जनजाति की, वो अभी बच रही है, उन्हें हम देख लेते हैं। गौड़ जनजाति की देख लेते हैं हम कुछ विशेषताएं, जिनमें से पहली विशेषता है इनका परंपरागत पंचायत। इनकी जो परंपरागत पंचायत होती है उसका एक मुखिया होता है और मुखिया का एक पर्टिकुलर नाम होता है। तो लिखेंगे इनकी पंचायत के मुखिया को कहते हैं गोटिया। गोटिया झगड़े वगैरह सुलझाता है तो कहा जाता है गोटिया, या फिर इसे कहते हैं हम मुकद्दम। मुकद्दम है ना। तो गोटिया आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि गोटिया किसकी पंचायत है या किसका प्रधान है, सॉरी किसकी पंचायत के मुखिया को कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा गोंड। अगला है इस जनजाति में भी मतलब एक और जनजाति में यह प्रथा पाई जाती है। तो इस जनजाति में भी घोटुल प्रथा पाई जाती है। इस जनजाति में भी घोटुल प्रथा पाई जाती है। अगला पॉइंट, हल गोंड जनजाति का प्रतीक है। हल इनका प्रतीक है। भील जनजाति का प्रतीक क्या है? भील जनजाति का क्या प्रतीक है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देना। तो हल गोंड जनजाति का प्रतीक है। अतिथि सत्कार का इस जनजाति के अंतर्गत विशेष महत्व होता है। अतिथि सत्कार ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं, है ना। काफी ज्यादा महत्व होता है और अतिथियों के लिए अलग से इनके घर में एक रूम अलग से बना होता है अतिथि के लिए। तो ये चीजें हो गई। और एक लास्ट बचता है इनकी भाषा। तो गोंड की भाषा क्या होगी? गोंडी होगी। इनकी भाषा क्या होती है? गोंडी होती है। बस क्लियर हो गया। तो गोंड की भी सारी चीजें हो गई। इसके अलावा शायद ही कुछ चीजें ऐसी पूछी जाए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको ये चीजें केवल मेंस में या फिर केवल एमपी पुलिस या केवल एमपीपीएससी प्री में, केवल एमपीएसआई में, केवल एमपीपीएससी में काम नहीं आने वाली। ये चीजें आपको मेंस में भी काम आएंगी। इसलिए अच्छी तरह से इसे पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। जितने क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। जो लोग इस जनजाति से बिलोंग करते हैं वो प्लीज इस चीज को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो चीजें हमें सर्च करने पर मिलती हैं वही चीजें हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। तो इसलिए
अगर आपको मेरी किसी भी बात का अगर आपको बुरा लगता है या फिर ऐसी कोई चीज़ है तो उसके लिए I'm so sorry। और पढ़ लीजिए, एग्जाम है, एग्जाम तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जनजाति के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।